Namaste and welcome to the Bodhi News latest episode. In this Bodhi News and Analysis episode, we have once again brought for you 5 excellent editorial articles from 5 different fields in which we will be giving you point-wise analysis in both English and Hindi, precise and time-saving. बोधी समाचारों के समाचार और विश्लेषण के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए 5 संपादकीय लेख अलग अलग क्षेत्रों से लाए हैं जिसमें बिंदुवार विश्लेषण आपको दिया जाएगा। ध्यान रखें, बोधी समाचार और विश्लेषण संक्षिप्त व सारगर्भित। बोधी समाचार आप तक लेकर आए हैं बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल। ये सारी सेवाएं ओपन बीटा पोर्टल पर विश्व भर के लिए निःशुल्क हैं। इसका भरपूर लाभ उठाइए www.bodhibooster.com पर जाकर। बोधी बूस्टर पोर्टल आप तक लेकर आए हैं पीटी एजुकेशन और पीटीज आईएएस एकेडमी। pteducation.com और civils.pteducation.com पर जाकर आप और परीक्षा संबंधी जानकारियां और अन्य सामग्रियां प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही हमारे अलग अलग कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी आर extremely happy to see the terrific response that our new innovation Bodhi Booster is getting from all of you. Your affection and motivation is what keeps us motivated. Thanks a lot for that. How exactly is Bodhi News Analysis different? A quick look, interpretation between the lines, not just parroting. हम आपको ऐसे विश्लेषण देंगे जो सामान्यतः काफी अनुभव के बाद ही प्राप्त होते हैं और केवल लाइनों को हम पढ़ के नहीं दोहराएंगे। Pointing out the errors and limitations even in editorials. Exactly. क्योंकि संपादकीय लेख भी अल्टीमेटली इंसान ही लिखते हैं। यदि हम उसमें कोई पर्सपेक्टिव की या फैक्चुअल गलती देखें तो अवश्य आपको बताएंगे। इसी तरह कभी हमसे गलती हो जाए तो आप निश्चित तौर पर सजेशन फॉर्म में जाकर हमें बताइए। मल्टीपल सोर्सेज फॉर अ वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव, नो ब्लाइंड एंड माइंडलेस adherence to any tradition. This is the most important thing which makes Bodhi News and Analysis the most unbiased, objective and fact-laden analysis you will find anywhere. ध्यान रखें, हम एकाधिक स्रोतों से सारा ज्ञान और लेख इकट्ठा करके लाते हैं और आपको सारे संभव परिदृश्यों से अवगत करा देते हैं। किसी भी एक अखबार, किसी भी एक पत्रिका या किसी भी एक लेखक को अंधी भक्ति के तहत फॉलो करना हमारा तरीका नहीं है। और यदि आप एक बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं जिसकी अपनी एक स्ट्रांग ओपिनियन हो तो आप भी कृपया ऐसे ही करें। हाँ, समय जरूर लगेगा। नेचुरली इट इज बाइलिंगुअल, इट इज रेगुलर 5 times a week with supporting free PDFs and finally it's free forever for everyone. हमारी वेबसाइट है news.bodhibooster.com। अवश्य इस साइट पर आकर रोजाना आप लेटेस्ट अपडेट देखते चलें। इंडिविजुअल न्यूज जब आप खोलेंगे तो आपको ये न्यूज मिलेगी जिसमें न केवल ये वीडियो होगा, उसके अलावा देखिए कितने सारे संसाधन हैं और इन संसाधनों के साथ में ही ये रही हमारी बोधी न्यूज की वेबसाइट। तो बोधी न्यूज अर्थात news.bodhibooster.com पर जाकर आप इनका भरपूर इस्तेमाल करें। फ्री डाउनलोडेबल PDF भी आपको मिलेगा। अवश्य डाउनलोड कर अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनाना शुरू करें। आई होप दैट इज बीइंग डन ऑलरेडी। These are the various sources and many more that we could not show on this single slide. We will keep rotating. The 5 editorials for analysis today are, आज के हमारे 5 विश्लेषण के संपादकीय हैं। नंबर 1, The New Insolvency Code, a Positive Development। जो भारत में नया बैंक्रप्सी कोड आया है वो एक सकारात्मक दिशा में लिया गया कदम है। इसको हम तकनीकी रूप से विश्लेषण करेंगे। तो ये हो गया पॉलिसी मेकिंग, लॉ और इंडियन इकोनॉमी से। उसके बाद हम जाएंगे इंडिया फॉरेन ट्रेड, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिचुएशन। भारत के वैश्विक व्यापार, चालू खाता घाटा और प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की अभी स्थिति क्या है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा एनालिसिस होगा। थर्ड, डोनाल्ड ट्रंप्स वॉल्स एंड इंडियाज रिफॉर्म्स। सब तरफ ये डर है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई में H1B वीजास पर रोक लगा दी या बंदिशें लगाई तो भारत का क्या होगा। उसका समाधान हम देखेंगे किस एडिटोरियल ने सुझाया है। फोर्थ, श्रीलंकन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एक बहुत ही जबरदस्त लेख आपके लिए लेके आए हैं जो क्षेत्रीय राजनीति के अलग अलग बिंदु आपको बताएगा और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सरकारों के बीच के अंतर समझने में भी मदद होगी। एंड फाइनली जो हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण और पावर पैक्ड एडिटोरियल एनालिसिस है, ट्रंप
plus Tillerson is equal to great news for India's geostrategic goals. भारत के उभरते भू सामरिक लक्ष्यों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और रेक्स टिलरसन की जोड़ी शायद सबसे मीठी खबर है। कैसे, उसे हम देखेंगे। तो शुरू करें। आई होप यू आर रेडी। बोधी न्यूज़ नोटबुक अपने पास हमेशा रेडी रखें। लिखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, सिर्फ सुनकर आनंद लेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाएंगे। हाँ, आनंद तो बना रहेगा। हियर इज द फर्स्ट पेज ऑफ एडिट फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। एक बड़ा ही खूबसूरत अखबार है जिसमें बहुत अच्छे और इंटेलेक्चुअल इनपुट्स मिलते हैं। अपनी विद्वत्ता को आप रोटेट करना सीखें। हियर इज द फर्स्ट एडिटोरियल फॉर टुडे, अ न्यू आर्किटेक्चर, एक नया वास्तुशिल्प। गवर्नमेंट हैज मेड अ गुड स्टार्ट टुवर्ड्स रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, अर्थात शोध अक्षमता और दिवालियापन संहिता के दिशा में भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसका क्विक बैकग्राउंड आपको 1 मिनट में समझा दूं। India has been facing a steady criticism on the various world forums regarding ease of doing business ranking, which are issued regularly by the World Bank. In order to improve the ease of doing business ranking, the government has to work on multiple fronts simultaneously. It has to improve the legal front, it has to improve the constitutional front, it has to improve the delivery front on grassroots level, and then it has to also streamline administrative and judicial systems. Only when all of them are reformed together will India become an attractive destination permanently for foreign investors, which will suit the policy goals of any government of India, especially the present government. भारत में व्यापार सुगमता सूचकांक में जो बहुत ही खराब नंबर हमें हर बार विश्व बैंक देता है, यदि भारत सरकार वाकई उसे सुधारना चाहती है, जिसे सुधारने के पश्चात ही भारत में वैश्विक निवेशक लगातार आते चले जाएंगे, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अनेक फ्रंट्स पर, मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी जाए। संवैधानिक मोर्चे पर, कानून निर्माण के मोर्चे पर, व्यापार सुगमता के मोर्चे पर, प्रशासनिक और न्यायिक मोर्चों पर। तो अकेले एक प्रधानमंत्री के भाषणों से कुछ नहीं होगा, ये सरकार खुद समझती है। और भारत सरकार ने ये जो नया कोड लाया है, ये कैसे बहुत बड़ी कानूनी सुगमता लाएगा, तो ये एक बेहद टेक्निकल इशू को एकदम सरलता से अब हम आपको समझा देते हैं। लेकिन यह समझाने से पहले कृपया ये नोट कर लीजिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण कानून हिंदी और अंग्रेजी में, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। नोट कर लीजिए भैया, और याद रखना, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बरसों से पूछे जा रहे हैं। हमारे यहां परीक्षाओं में सवाल बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से लिख देते हैं। वास्तविक दुनिया में कानूनों का पालन उतना नहीं हो पाता। अगर वास्तविक दुनिया में भी हिंदुस्तानी लोग कानूनों को उतनी ही अच्छाई से पालन करें जितनी अच्छाई से परीक्षाओं में रट रट के जाते हैं, तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति पुनर्निर्माण प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, IBBI। ये है आज का एडिटोरियल, लेकिन उसका बैकग्राउंड बताना जरूरी था, इसलिए तीनों लिखवा दिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय शोध अक्षमता एवं दिवालियापन बोर्ड, दिवालिया बोर्ड नहीं, दिवालियापन सुधारने वाला बोर्ड। ओके, हियर आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर द एनालिसिस। ये आपने पढ़ लिया तो इसके ऊपर कोई भी ऐसे आ जाए, आप बढ़िया 500 शब्दों का ऐसे लिखने में समर्थ हो जाएंगे। नंबर 1, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास बाय द पार्लियामेंट 6 months ago मेक्स द कोड एंड IBBI ऑपरेशनल फ्रॉम दिस मंथ, दैट इज दिसंबर। अर्थात शोध अक्षमता और दिवालियापन संहिता, कोड यानी संहिता, जो संसद द्वारा कुछ समय पहले पारित कर दी गई थी, इसी महीने से यानी दिसंबर से भारतीय शोध अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड IBBI को परिचालनीय बनाती है। नाउ बिकॉज द IBBI हैज नाउ बीन मेड फंक्शनल, द रिजल्ट्स विल बी सीन विद इन एन ईयर और 2 as our companies which are facing liquidity crisis will be dissolved very quickly and the stuck up assets will be released fast, contrary to what has been happening in India for the past 40 years. Second, it's a good attempt to redress the previous failures in this direction, cost paid by economy. पिछले 30 से 40 सालों में दूसरे कानूनों की मदद से, अर्थात BIFR और सरफेसी एक्ट की मदद से सरकारों ने बहुत प्रयास किए कि जो परिसंपत्तियां फंस जाती हैं
डिस्ट्रेस्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड एडवर्स बिजनेस सिचुएशन, जिन्हें हेडविंड्स भी कहते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए सरफेसी और आईबीबीआई और बीआईएफआर लाए थे। लेकिन ये दोनों, बीआईएफआर तो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया और बीआईएफआर तो वो जरिया बन गया जिसके जरिए फ्रॉड प्रमोटर्स आसानी से बच के निकल भागते थे, क्योंकि सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया में बरसों तक उलझ जाता था। सरफेसी एक्ट से भी डूबे हुए कर्जों को प्राप्त करने में उतनी सफलता नहीं मिल पाई। इसीलिए आईबीबीआई एक अच्छा प्रयास है। कॉस्ट पेड बाय इकोनॉमी, इसका क्या मतलब? अर्थव्यवस्था कैसे कीमत चुकाती थी। देखिए, जब भी कोई कंपनी जिसमें करोड़ों रुपए किसी के लगे हुए हैं, प्रमोटर के या बैंकों के खास तौर पर, यदि वो डूबती है तो सबका नुकसान होता है। प्रमोटर डूबता है, उसके एम्प्लॉयज डूबते हैं, कंपनी डूबती है, समाज का वो हिस्सा खराब होता है, इकोनॉमी को बहुत सारी चोट पहुंचती है, रेपुटेशन खराब होता है देश का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं टोटलिटी में। तो इकोनॉमी में यदि कंपनियां डूबने लगें, अब प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों को डूबने से तो कोई बचा नहीं सकता, सरकारी सेक्टर में भी नहीं बचा सकते। यदि हम डूबती कंपनियों को तेजी से डिसॉल्व करके फंसे हुए एसेट्स को जल्दी से जितना भी निकाल के दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लगा सकें तो दैट वुड बी अ सेविंग ग्रेस। ये है इसका पूरा लब्बो लुआब, यानी कि जिस्ट, यानी कि क्रक्स, यानी कि सारांश। Earlier attempts to deal with bankruptcy failed as they refused to accept that companies would have to shut down, and the BIFR and SARFAESI Act largely failed. इससे पूर्व ये स्वीकार करने में ही सरकारों को पसीने छूटने लगते थे कि कंपनियां बंद हो जाएंगी। ऐसा बोलते एम्प्लॉय सड़क पर उतर आएंगे। अल्टीमेटली वो सड़क पर आ गए, इससे तो अच्छा उतर आते। और शोध अक्षमता से निपटने के पूर्व के प्रयास उस वास्तविकता को ही नहीं समझते थे कि कंपनियों को बंद करके ही ये सब हो पाएगा। Fourth, Indian average of 4.3 years to resolve matters and poor process recoveries, only 25%, that is a quarter of the stressed assets, made us rank 136 in resolving insolvency in the World Bank's ease of doing business ranking, far behind our BRICS friends South Africa 41 and China 55. ब्रिक्स देशों, दक्षिण अफ्रीका जो कि विश्व बैंक की व्यापार सुगमता की रैंकिंग में 41वें नंबर पर है इंसॉल्वेंसी के मामलों में, और इंसॉल्वेंसी है ना दिवालियापन के मामले में, और चीन जो 55वें नंबर पर है, उनके सामने हम 136वें नंबर पे थे, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 4.5 साल तो मिनिमम लगते थे ऐसे मामलों को निपटाने में। तो ये तो चल ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। Next point, the IBBI is now putting in place a new system that involves consolidation of existing laws and amending them for a time-bound resolution of insolvency, new team working in overdrive. इसी के चलते आईबीबीआई लाया गया और अब आईबीबीआई बहुत तेजी से अपना पूरा ढांचा बनाने में जुटा हुआ। इसमें कई बरसों लगेंगे, लेकिन अब नई टीम बनना शुरू हो गई है। आप एडिट पढ़ लीजिएगा, इमेज बिल्कुल क्लियर है, उससे आपको समझ में आएगा। 7, नाउ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज विल बी द फर्स्ट लेवल रेगुलेटर एंड दे विल प्ले अ रोल अकिन टू द स्टॉक एक्सचेंजेस इन द सिक्योरिटी मार्केट। जिस प्रकार प्रतिभूति बाजार में स्टॉक एक्सचेंज जो काम करते हैं नियामकों का, वैसे ही ये दिवालियापन पेशेवर अभिकरण काम करेंगे। लेकिन अब एक बहुत ही नई और रोचक समस्या सामने आ गई है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट द नंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इन इंडिया, CAs, CSS, lawyers, cost accountants, is very large, but very few of them are either coming forward to become a part of the insolvency team because either they are not interested or they haven't received the relevant training. इसका मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ा प्रतिभा का बाजार विकसित हो सकता है। तो CA हो गए, CS हो गए, वकील हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनमें से अभी उतने प्रोफेशनल्स इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वक्त के साथ एक बहुत अच्छा प्रतिभा का पूरा मार्केट डेवलप हो जाएगा। सो वी जस्ट सॉ इन अ न्यू आर्किटेक्चर डिराइव फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड कि भारत में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आने के बाद स्थितियां बहुत सुधरने की 2-3 सालों के बाद उम्मीद है, जो कि BIFR और सरफेसी पहले नहीं कर पाया था। वी मूव ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, कैड कंफर्ट। कैड इज करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। जब आप इस एडिटोरियल को डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी तो मैं आपको बोधी न्यूज में प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग एनालिसिस दे रहा हूं, संक्षिप्त और सारगर्भित। यदि आपको गहराई से विषयों पर पकड़ बनानी है तो कृपया ध्यान रखें, आपको गहराई से विषयों में उतरना भी पड़ेगा। यहां तो आपको एक गाइडलाइंस मिल रही हैं, अपने हाथों से जब आप नोट्स बनाएंगे तो हैंड राइटिंग सुधरेगी। इस तरह के आर्टिकल्स को जब गहराई से पढ़ेंगे तो आपकी पकड़ विकसित होगी और
हम जिस तरह के फ्री रिसोर्सेस आपको अवेलेबल करवा रहे हैं बोधि बूस्टर जैसे, इन पर जो अलग अलग बोधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि हाल ही में कल ही हमने एक बोधि अपलोड की है, जीएसटी इंडियाज बोल्डेस्ट टैक्स रिफॉर्म। ये एक बहुत ही विस्तृत बोधि है जिसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में जो चाहिए लगभग सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस तरह अपना समय प्रोडक्टिवली इन रिसोर्सेस के इस्तेमाल के साथ यूज करें। अब चालू करते हैं कैट कंफर्ट। नंबर 1, India's current account deficit CAD was $340 million, which is presently 0.6% of GDP in the Q2 of FY17, which is slightly higher than the 300 million in the Q1, but nothing much to worry. देखिए, किसी भी फाइनेंशियल वर्ष को, वित्तीय वर्ष को हम 4 क्वार्टर्स में यानी तिमाहियों में बांटते हैं। भारत में क्योंकि ये कल्चर पहले से चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने का कल्चर, 1 अप्रैल से पहली तिमाही शुरू होती है। तो अप्रैल मई जून इज क्वार्टर 1, देन जुलाई अगस्त सितंबर इज क्वार्टर 2, then October, November, December is quarter 3, and then January, February, March is quarter 4, Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1 में भारत का जो कैड था वो $300 मिलियन था और अभी 340 मिलियन Q2 में हो गया है, जो फिलहाल 0.6% है जीडीपी का। बेसिक गणित जिन्हें पता है वो इस पे से जीडीपी की कुल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए 0.6% से, तो टोटल जीडीपी की आकार आपको पता चल जाएगी। तो ये अभी बहुत चिंतनीय नहीं है, लेकिन अब इसके बहुत सारे रंग निकल कर आएंगे, शांति से समझिए। पॉइंट नंबर 2, CAD is being contained not because of a revival in Indian exports, but because of depressed imports, which in turn shows poor capacity creation locally. And in parallel, the rise in crude prices is not a healthy sign. फिलहाल चालू खाता घाटा अभी नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन इस वजह से नहीं हुआ है नियंत्रित कि भैया हमारे निर्यात बढ़ गए हैं। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज इक्वल टू कैड। निर्यात के बढ़ने से कैड कम नहीं हुआ है, आयातों के घट जाने से कैड कम हो गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, भारत ने आयात कम कर दिए हैं। अरे भैया, यदि हमारे आयात गिर गए तो उसका नकारात्मक पहलू ये है कि हमारी कंपनियों ने वो प्रोडक्टिव एसेट्स इंपोर्ट करने कम कर दिए जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग में और अन्य क्षेत्रों में क्रिएटिव कैपेसिटी बनती है, जिससे हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जिससे आने वाले महीनों और तिमाहियों में जीडीपी बढ़ता है। तो इकोनॉमी में हमेशा ध्यान रखना, कोई एक चीज बढ़ी तो ध्यान रखना कोई दूसरी चीज कहीं तकलीफ में आ जाती है। अब राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इज नॉट अ हेल्दी साइन। आपको पता ही है, हाल ही में ओपेक ने प्रोडक्शन कट पे सहमति जता दी है कई बरसों के बाद, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था ओपेक देशों को कि प्रोडक्शन कट किए बिना तेल की कीमतें बढ़ा नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। अब भारत क्योंकि बहुत बड़ा तेल आयातक देश है, हमें इसकी पूरी मार पड़ेगी। पहले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत बड़ा आशीर्वाद तेल बाजार का ये मिला कि अरबों डॉलर बच गए उनके, क्योंकि तेल की कीमतें आधे से ज्यादा कम हो गई। थर्ड, नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स हैव शोन अ स्लाइट इंक्रीज, सिग्नलिंग कंटिन्यूड रिलक्टेंस ऑफ कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपेसिटी। अभी जो समझाया था, नॉन गोल्ड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स का मतलब है तेल तो क्रिएटिव कैपेसिटी के लिए तो इंपोर्ट होता नहीं ना, तेल तो रोजमर्रा के काम के लिए है, ज्यादातर कंज्यूम करने के लिए है। और नॉन गोल्ड नॉन ऑयल का मतलब है बेसिकली ऑल यूजफुल इंपोर्ट्स फॉर फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ। अब इनमें बहुत ही थोड़ी वृद्धि है, स्लाइट इंक्रीज है ना, बहुत थोड़ी वृद्धि। फोर्थ, अ बिग कंसर्न इज द लैक ऑफ बॉयंसी इन एक्सपोर्ट्स, 24 मंथ्स कॉन्ट्रैक्शन इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। पिछले 24 महीनों से लगातार भारत के निर्यातों में सिकुड़न देखी जा रही है। ये तो हमारे लिए बहुत ही खराब खबर है। संकुचन हमारे निर्यातों में होना, उसके 2 कारण हो सकते हैं थियोरेटिकली। पहला, हम अच्छा माल ही नहीं बनाते तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। दूसरा, 3 हो सकते हैं कारण। तीसरा, हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग हो गई है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह गए हैं। या तीसरा, विश्व के बाजारों में खरीदने की क्रय शक्ति खत्म होती चली जा रही है। तो भारत के केस में हम लोग अच्छा माल बनाते भी हैं,
हमारी करेंसी लगातार टूटती गई है। लेकिन तीसरा कारण लागू है, विश्व के बाजारों में परचेजिंग पावर का लगातार घटते जाना। आई होप द पॉइंट 4 इज एब्सोल्युटली क्लियर। इस वीडियो को आप बाद में 2-2, 3-3 बार देख के ये तकनीकी मुद्दे अच्छे से समझिएगा। जिन लोगों को YouTube पर अलग अलग वीडियो देखने में प्लेलिस्ट बनाने के बावजूद भी तकलीफ आती है, आप लोग हमारी वेबसाइट बोधी न्यूज पर जाकर इस पूरे की सिंगल प्लेलिस्ट चला सकते हैं, जिससे आपको ये सारी एनालिसिस तारीख वार एक ही जगह एक ही साइट पर भी मिल जाएंगी। चलिए वापस आते हैं। पॉइंट नंबर 5, अदर कंसर्न्स इंक्लूड अ ड्रॉप इन प्राइवेट रेमिटेंसेज एंड अर्निंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर सर्विसेज। देखिए, भारत के बहुत बड़ा श्रमिक बाजार मिडिल ईस्ट में है, मध्य पूर्व में है। लाखों भारतीय मध्य पूर्व के देशों में, सऊदी अरब इत्यादि में काम करते हैं। वहां से जो पैसा हमें वापस मिलता है उसे कहते हैं रेमिटेंसेज। अब क्योंकि वेस्टर्न एशिया यानी मध्य पूर्व में बहुत हद तक स्थितियां सामरिक रूप से बिगड़ गई हैं, तो हमारे रेमिटेंसेज कम हो रहे हैं क्योंकि ऑयल की प्राइसेस गिरी। आप देख रहे हैं ना, एक चीज से दूसरी मार कैसे पड़ती है। व्हेन द ऑयल प्राइसेस ड्रॉप, इंडिया was very happy because our import bill went down. But we should not forget the tens of lakhs of Indians who were living in the Middle Eastern nations because they were at the risk of losing their job because those countries were not earning more. तो ये पूरा ऐसा बैलेंस हो जाता है दुनिया में। Nature has this amazing balancing mechanism. The second worry is earning from software services. हमारी सॉफ्टवेयर सेवाओं ब्रेक्सिट की वजह से तो मार पड़ी ही, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में H1B वीजास पर जो रोक लगाने के लिए आने वाले ट्रंप प्रशासन ने धमकियां दे दी हैं, तो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनीज को बड़े पसीने अब छूट रहे हैं, क्योंकि हमारे इनविजिबल अकाउंट में ये बहुत बड़ा सहारा होता है भारत सरकार को। Invisibles could drop for the second consecutive year in financial year 2017 since workers remittances are likely to be smaller. अभी समझाया था वर्कर रेमिटेंसेस का। 7, the bright spot has been the sharp increase in FDI inflows. भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, हमारे विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश में बहुत तेजी से बढ़त हुई और अब ये $17.2 बिलियन दूसरी तिमाही में हो गया। और गुड न्यूज ये है कि भारत ने हाल ही में अप्रैल 2000 के आगे से अभी तक सितंबर 2016 तक कुल $300 अरब का एफडीआई प्राप्त कर लिया। इस पर विस्तृत जानकारी आपको बोधी बूस्टर की एक बोधी जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, आप सर्च कीजिएगा दी प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। आप जब इंडियन इकोनॉमी इस पर सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग बोधियां इसमें प्राप्त होंगी। इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक 2016-17 पर जाइए। जब आप यहां जाएंगे तो आपको ये सारे फैक्ट्स यहां स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ध्यान रखें, ये सारे आर्टिकल समानांतर हिंदी में भी आपको उपलब्ध हैं। इसमें हमने पूरा डीआईपीपी का ये डेटा, ये पूरा कंप्लीट टैबुलेटेड डेटा आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो ये सपोर्ट पीटी एजुकेशन और पीटी आईएएस एकेडमी द्वारा नव प्रवर्तित बोधी बूस्टर में आपको मिलेगा। आपको बस इसका पूरा फायदा उठाना है। और कृपया एक काम जरूर हमारे लिए कीजिएगा, जब भी आप हमारी कोई बोधी पढ़ें, हमें आपका अफेक्शन अर्थात आपका प्रेम भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। आपसे प्रेम पाने का हमारा बहुत सरल शर्त है, आप इस बोधी को शेयर करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। स्प्रेड द गुड वर्ड, स्प्रेड योर अफेक्शन, दैट्स द ओनली मोटिवेशन दैट कीप्स अस गोइंग। वी कम बैक टू द एनालिसिस। FDI इनफ्लोज हैव गॉन अप, समझ गए आप? इसी पर मैंने आपको बोधी दिखाई थी, तो उसको आप विस्तार में पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आई होप द सेकेंड एडिट इज एब्सोल्युटली क्लियर। हर परीक्षा के लिए आपको ये सीधे सीधे काम आएगा, बस बेटा अपने नोट्स बनाते चलना। आगे चलते हैं। वी कम टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द प्लान फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, If the US puts up more walls, India must counter by becoming more reformist. ये बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो ये कहता है कि यदि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत नई नई दीवारें खड़े कर देगा तो भारत को उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अधिक सुधारवादी हो जाना चाहिए। तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया गया है। तो ट्रंप की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस चुनौती को अवसरों में
हमें किस तरह से परिवर्तित करते आना चाहिए। नंबर 1, द इंडियन सेंसेक्स फेल अलोंगसाइड ट्रम्प्स कमेंट्स ऑन H1B वीजा यूज्ड बाय द इंडियन कंपनीज। इज डेजिग्नेटेड अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस इज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ H1B। भारत में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के भविष्य का सबसे बड़ा सूचकांक है बॉम्बे सेंसिटिव इंडेक्स, जिसे हम BSE सेंसेक्स कहते हैं। जब से ट्रम्प साहब आए हैं और उन्होंने H1B वीजा, जिसकी मदद से भारतीय कंपनियां यहां से प्रोफेशनल्स को अमेरिका लेके जाती है जो उन्हें सस्ते पड़ते हैं, बनिस्बत वहीं के लोकल लोगों को रिक्रूट करना, जब से ट्रम्प साहब ने इसकी बुराई करना शुरू की है, भारतीय कंपनियों के मूल्य स्टॉक मार्केट में गिरने लगे और स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स टूटने लगा। और हाल ही में अटॉर्नी जनरल, जो कि वहां की ये सारी नीतियां तय करेंगे, जेफ सेशंस को ट्रम्प साहब ने चुना है। ही इज अ वेरी सीवियर क्रिटिक ऑफ H1B। वो H1B व्यवस्था के ही बहुत बड़े आलोचक हमेशा से रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट को लग रहा है कि भारतीय कंपनियों को बहुत पसीना आने वाला है, इसलिए मूल्य गिरा, इसलिए सेंसेक्स गिरा। रिलेशनशिप समझ में आ गया। ट्रम्प इज लाइकली टू डिलीवर ऑन हिज प्रोटेक्शनिस्ट प्रॉमिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ध्यान से लिख के समझ लेना। डोनाल्ड ट्रंप साहब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के अपने संरक्षणवादी वायदों को निभाने में पूरी तरह से कटिबद्ध प्रतीत हो रहे हैं। वो ऐसा लगता है कर गुजरेंगे जो उन्होंने वादा किया है। ही इज मोस्ट लाइकली टू कैरी आउट द प्रॉमिसेस ही हैज मेड। ऐसा हुआ तो तकलीफ होगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला मैंने, हर बुरी चीज का एक ऐसा अच्छा पहलू होता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। वो हम इस 5वें एडिटोरियल में देखेंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को चीन के मुकाबले बहुत बड़ा सामरिक फायदा शायद हो जाए। समझ गए? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप एक 10,000 या 50,000 करोड़ की आईटी कंपनी के मालिक हैं, आपके लिए तो बुरी खबर है। दिस विल सिवियरली हिट इंडियन कंपनीज एंड इंडिया विल हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्ड टू दिस। निश्चित तौर पर भारत को रणनीति बनानी पड़ेगी कंपनियों को। थर्ड, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस फॉर्म अ ह्यूज पोर्शन ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। भारत के कुल निर्यातों में से भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनीज का अमेरिका को किए जाने वाला निर्यात एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट दिस इज नॉट सो वाइस वर्सा, किंतु उल्टा तो होता नहीं है ना। अमेरिका से भारत को इन द सॉफ्टवेयर सेगमेंट 60% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर टू द यूएस। दिस इज व्हाट वी कॉल taking a big bet on a single nation, and when things turn adverse, suddenly you have bet the whole bank on it, and then you realize that you're going to get slapped tightly. Fourth, if the US turns protectionist, the only way forward is for India to become more competitive and a better place to do business, so that companies shift their operations and jobs to India instead of shifting workers abroad. यदि अमेरिका वाकई में संरक्षणवादी हो गया तो भारत की कंपनियों के लिए एक ही रास्ता बचेगा कि पूरी भारत की व्यवस्था को सुधार करके अपने को इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा कि विदेशी कंपनियां भारत आना प्रिफर करें। आज का पहला एडिट याद कर लीजिए। आज हमने बात की थी ना भैया, किस चीज की बात की थी? न्यू आर्किटेक्चर। जब तक हम हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं सुधारेंगे तो हम जड़ से मजबूत कभी नहीं हो पाएंगे। मेकअप लगाते रहिए ऊपर, उससे कुछ नहीं होना है। आर यू एबल टू सी हाउ दीज वेरियस आइडियाज कम टुगेदर? फिफ्थ, अ बिग चैलेंज इज, ये बहुत ही बड़ा टेक्निकल मुद्दा है, इस पर रिसर्च करते चलना। In India after 1991, the P.V. Narasimha Rao government's liberalization, privatization and globalization, product markets were reformed, but the factor markets, factor यानी factors of production वाले market भैया, have not been reformed like labor and land. 1991 के बाद भारत में सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों को तो उदारीकृत कर दिया गया, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से सबसे कम चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जो कारक बाजार हैं, श्रम बाजार, भूमि बाजार, पूंजी बाजार, उनका उदारीकरण हो ही नहीं पाया या बहुत लिमिटेड हुआ है। दे आर सिवियरली बॉटलनेक, उदारीकरण नहीं हुआ है। इन्हें सुधारे बिना भारत में अगली ग्रोथ की बड़ी लहर नहीं आ सकती। बिल्कुल सच है, 100% आई विल एग्री विथ इट। सिक्स्थ, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स अक्रॉस द ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियल सिस्टम्स आर नेसेसरी to raise India from its unsatisfactory 138 or 136 spot in the World Bank's ease of doing business ranking overall. ध्यान रखिएगा, जब तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन अब नहीं कर दिया जाएगा,
तब तक भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेगा। एंड फाइनली, एजुकेशन रिफॉर्म इज ऑल्सो द की, फ्रॉम इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स टू लिबरलाइजिंग रूल्स फॉर सेटिंग अप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हियर। भारत में शिक्षा सुधारों को पूरी तरह से नए लाने की जरूरत है ताकि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधरे। ध्यान रखिएगा, भारत की ज्यादातर आबादी तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ती है, और यह तो भारत का बहुत बड़ा स्कैंडल है कि हमारे सरकारी विद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और वो गरीब व्यक्ति अपना पेट काटकर निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बच्चे को भेजने के लिए विवश है। तो ये तो सरकार की विफलता है ना। दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ग्लेयरिंग फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, जिस पर हमने कल की बोधी समाचार एनालिसिस में भी बात की थी। 5वां एडिट याद कीजिएगा कल का, जिसमें हमने कहा था दैट इन इंडिया यू नीड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज द इंडियन स्टेट हैज एब्डिकेटेड। ये वही बिंदु है भैया, वापस इस तरह से बिंदुओं को जोड़ा करें, कनेक्टिंग द डॉट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने 3 एडिट देख लिए, चौथा और 5वां ले लेते हैं फटाफट। बड़े पावरफुल एडिट्स आ रहे हैं आगे। बोधी बूस्टर पोर्टल, नॉलेज पोर्टल फॉर लर्नर्स एंड अचीवर्स। फॉर द वेरी सीरियस लर्नर्स, एनरोल फॉर अ बोधी बूस्टर प्रीमियम सर्विस एंड गेट एब्सोल्युटली अनमैच्ड एनालिसिस एज पार्ट ऑफ बोधी प्रबोधन एंड मच मोर। सभी कुछ समानांतर हिंदी में उपलब्ध। हमारा आज का 5वां एडिटोरियल होगा फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसमें हम श्रीलंका की राजनीति पर गहराई से बात करेंगे। वी आर ऑल पेट्रियट्स, वी आर ऑल नेशनलिस्ट। वहां के प्रधानमंत्री इस बारे में क्या कहते हैं? इससे पहले कि मैं श्रीलंका की राजनीति के बड़े परिवर्तनों पर आपके साथ बात करूं, आइए आपको कुछ दिखा दूं। श्रीलंका भारत का बहुत पुराना मित्र है। नहीं, कुछ 100 या कुछ 1000 वर्ष पुराना नहीं, करोड़ों वर्ष पुराना। जिन्होंने विवर्तनिक प्लेटों के बारे में भूगोल में पढ़ा है वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। Sri has been an old ally of India, not just for a few hundred or a few thousand years. Sri Lanka has been a friend for crores of years. If you look at the image on the right of your screen, the tectonic Indo-Australian plate, which collided with the Eurasian plate several crore years ago, Sri Lanka has been loyally stuck with India, and it has moved from the अफ्रीकन प्लेट ऑन टू दी यूरेशियन प्लेट। और आपको पता ही है कि भारत एक और सिस्टर कंट्री के साथ पहले जुड़ा हुआ था जिसका नाम था मेडागास्कर। तो दिस काइंड ऑफ अ स्टडी ऑफ बेसिक ज्योग्राफी कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको बाद में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। वहां का नस्लीय संरचना क्या है, एथनिक कम्युनिटीज एंड रिलीजन, जिसकी वजह से वहां बहुत भारी मात्रा में 30 साल तक हिंसा का माहौल रहा। वहां की जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द लैंड यूज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां का भूमि उपयोग और आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, आपको पता ही है। श्रीलंका में तमिल आंदोलन बहुत लंबे समय से चला है और श्रीलंका की सिहली डोमिनेटेड सरकारों ने उन्हें उग्रवादी नाम दिया। तमिलों ने कहा हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और हम एक अलग देश चाहते हैं। उसी से लिट्टे का जन्म हुआ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। और फाइनली स्क्रीन पे जो नीचे आप देख रहे हैं, महिंदा राजपक्षे साहब की सरकार ने आर्मी के जरिए, एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए उस आंदोलन को कुचला, जिसके लिए विश्व भर में बहुत अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी श्रीलंका को सहन करनी पड़ी। राइट साइड में आप देख रहे हैं मैत्रीपाल सिरिसेना, वर्तमान राष्ट्रपति। और असली मुद्दा है जो विक्रम रानिल सिंघे साहब, स्क्रीन पर आपको रानिल विक्रम सिंघे साहब जो प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, ये वहां के प्रेसिडेंशियल वर्सेस प्राइम मिनिस्टीरियल सरकारी व्यवस्था में कैसा परिवर्तन लाया जाए वो बता रहे हैं। सो दिस इज अ फैंटास्टिक आर्टिकल विच गिव्स अस अ चांस टू इवैल्यूएट आवर own government system. Although the size is so different that any such comparison is at best an exercise in academia, but let's do it. Okay, Sri Lanka, a major reform in the country's political system is undergoing a shift from a strong presidency to a prime ministerial system and devolution of power. वर्तमान में श्रीलंका में एक बहुत बड़ी राजनीतिक कवायद चल रही है कि एक बहुत ही डोमिनेटिंग राष्ट्रपति आधारित व्यवस्था से अब धीरे धीरे सत्ता के विकेंद्रीकरण और प्रधानमंत्री के हाथ में शक्ति देने की तरफ श्रीलंका बढ़ रहा है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 2015 क्रिएटेड ए नेशनल गवर्नमेंट, आपको पता ही है। उसके पहले यहां की सरकार महिंदा राजपक्षे साहब की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो हार गए और मैत्रीपाल सिरिसेना साहब वहां के राष्ट्रपति बने। और
जैसा मैंने आपको राजपक्षे साहब के LTTE वाले संघर्ष के बारे में पहले ही बता दिया है। तो पार्लियामेंट्री सरकार में राजपक्षे साहब हार गए और एक नेशनल गवर्नमेंट बनी, सरकारी एक राष्ट्रीय सरकार बनी, विच सीम्स टू हैव स्टेबलाइज। तो ये आज जो प्रधानमंत्री साहब रानिल विक्रमसिंघे हैं वो कह रहे हैं अब हमें एक साल बाद लग रहा है कि स्थायित्व आ गया है। एफर्ट्स टू रिजॉल्व द डेट इशू एंड नेगेटिव पब्लिसिटी ऑन ह्यूमन राइट्स। श्रीलंका के दो बड़े चैलेंजेस, चुनौतियां, एक तो कर्जे का इशू बहुत बड़ा है और उसके अलावा मानवाधिकारों पर जो इनकी बहुत ही खराब पब्लिसिटी दुनिया भर में हो गई, यूनाइटेड नेशंस, वो नॉर्वे के ऑब्जर्वर वगैरह वगैरह, एक बहुत लंबी कहानी है उसके पीछे, आप अलग से रिसर्च कीजिएगा। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट द कंट्री हैज टेकन अप अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम रिमूविंग द लॉन्ग टैक्स हॉलीडेज। तो ये एक तकनीकी पहलू उन्होंने बताया। फोर्थ, द चैलेंजेस फॉर इकोनॉमी इज गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग इनकम्स एंड फाइनली रिवाइविंग द रूरल इकोनॉमी। उप्स, ये तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भारत के बारे में एनालिसिस कर रहा हूं। तो ये चारों बिंदु भारत के लिए भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने श्रीलंका के लिए। ऑल दीज 4 पॉइंट्स, फॉर अ मोमेंट आई थॉट आई एम एनालाइजिंग इंडियन इकोनॉमी। फिफ्थ, द नदर्न एरिया विच वॉज मोस्ट सिवियरली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर वुड नीड द मोस्ट अटेंशन, फॉर विच गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इकोनॉमिक कंसेशन। अब आप याद करें, मैंने आपको बताया था उत्तरी श्रीलंका में ही LTTE बना था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, जो कि अपना एक अलग राष्ट्र या अपना एक अलग क्षेत्र चाहते थे और मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से वहां पे बहुत तबाही हुई, जिसको अब यह रीबिल्ड करने का प्रयास नेशनल गवर्नमेंट कर रही है। 6, बाय क्रिएटिंग ओवरसाइट कमिटीज द होल पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ गवर्नमेंट। याद रखें, भारत की संसद में समिति व्यवस्था तो बहुत बरसों से है, तो भारत के संसदीय ट्रेडिशन में, परंपराओं में हम ऑलरेडी कमिटी आधारित वर्क बहुत समय से करते आए हैं और उसी से एक चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था बहुत सुंदरता से भारत में बनी है। एक बेसिक बात आप सभी लिसनर्स, व्यूअर्स और रीडर्स याद रखें, भारत में जितनी विविधता है उतनी दुनिया में कहीं भी नहीं। इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक राष्ट्र बना हुआ है, ये मानवता के इतिहास का सबसे अनोखा एक्सपेरिमेंट है। इसमें किसी के भी मन में कोई अगर शंका है उसे दूर कर लीजिए। बहुत कम विविधता वाले देश टूट फूट कर तहस नहस हो जाते हैं। भारत में इतना जबरदस्त एक कल्चरल अंडरकरंट है कि वो सबको बांधे रखता है। हम आपस में डिबेट करते हैं, हम बहुत झगड़ते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली एज अ नेशन टिल डेट वी हैव मैनेज्ड टू रिमेन वन। ये एक अचीवमेंट है। हाँ, हिंदुस्तानी ही इस अचीवमेंट को सबसे कम करके आंकते हैं, वो एक अलग बात है और शायद वो ही एक बहुत बड़ा कारण है जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है एकता में। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मुद्दा था, सोचिएगा। By creating oversight committees, the parliament has been turned into a government where each party has a role to play. Finally, the Sri Lankan ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है बेटा, 2 बार समझ लेना और 1 बार लिख लेना कम से कम। The Sri Lankan constitution is being created not by a constituent assembly but by a constitutional assembly bound by the 78 constitution. अब ये रानिल विक्रमसिंघे साहब ने बहुत मजेदार बिंदु बोला कि श्रीलंका के नए संविधान का निर्माण संविधान सभा नहीं करेगी, संवैधानिक सभा करेगी, जो 1978 के संविधान से बंधी हुई है। भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है हमारा शानदार संविधान, ध्यान रखिएगा। तो संविधान के प्रमुख शिल्पी भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहेब रहे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि भारत के इस संविधान के पीछे अंबेडकर साहब के समकक्ष लगा हुआ दूसरा दिमाग कौन था, जिन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ के पहला मसौदा संविधान सभा के सामने रखा? वो अंबेडकर साहब नहीं थे, कोई और थे। उनका नाम देखते हैं कौन हमें बताता है और कमेंट सेक्शन में लिखता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आज के अंतिम और सबसे धमाकेदार एडिटोरियल पे चलते हैं। इकोनॉमिक टाइम से हम लेकर आए हैं जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। पहले हमने ट्रंप से होने वाली हानि देखी, अब ट्रंप से होने वाले संभावित फायदों को देखें। न्यू निक्सन किसिंजर, इसे आप कम से कम बाद में 1 घंटे डिटेल में पढ़िएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस इफ यू रियली स्टडीड दिस एडिटोरियल, बिकॉज कमिंग ऑफ ट्रंप प्लस रेक्स टिलरसन कुड मीन एन एब्सोल्युटली पॉजिटिव जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फॉर इंडिया। उसके पहले जरा मैं आपको बता दूं, ये हैं दुनिया के 4 महत्वपूर्ण देश जो आगे की पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे: अमेरिका, इंडिया, चाइना एंड रशिया।
और इस स्लाइड को बाद में ध्यान से देख लीजिएगा, ये 2 साल पहले किया गया एक डिटेल मिलिट्री कंपैरिजन है। आज दुनिया की भूसामरिक परिस्थिति का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट क्विकली समझ लीजिए। ये है यूरोप, रशिया और नाटो का मैप। देखिए, यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद से ही 1945 के बाद जब वॉर्सो पैक्ट सोवियत संघ ने बनाया था अपने ईस्टर्न कम्युनिस्ट ब्लॉक को बचाने के लिए, उसके रिस्पॉन्स में नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिट्री अलायंस है। वॉर्सो पैक्ट सोवियत संघ के विघटन के बाद 91 के बाद समाप्त हो गया। नाटो जिंदा है। स्क्रीन पर देख लीजिए, नाटो की वेबसाइट से और अन्य स्रोतों से लिया हुआ। नाटो नेशंस जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं, ये नाटो से जुड़ चुके हैं। गुट निरपेक्ष देश, नॉन अलाइंड देश आपको येलो में दिख रहे हैं। रशिया आपको लाल में दिख रहा है। आज जो रूस और नाटो का भयानक संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन हुआ, ध्यान रखें उसकी जड़ में 3 देश हैं, बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और ऑफ कोर्स पोलैंड भी। हालांकि वो एक बाल्टिक देश नहीं, वो बहुत बड़ा देश है। ये चारों जब से नाटो से जुड़े, ऑथर का इस एडिटोरियल में कहना है कि इन चारों देशों ने, बाल्टिक 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने पूरे नाटो को रूसोफोबिया से ग्रस्त कर दिया, जिसके चलते रूस खुद घबरा गया और यूक्रेन वाले हादसे होना शुरू हो गए। जो आप यहां पे एक टेक्स्ट देख रहे हैं, ये हमने नाटो की वेबसाइट से लिया है। नाटो रूस के बारे में क्या कहता है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ के समझ लीजिएगा। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया है। अब बिंदु देख लीजिए। 2016 onwards we could see Trump plus Rex Tillerson plus Putin recreating the same situation that in 1970s the American President Richard Nixon, American Secretary of State Henry Kissinger and China created. 2016 के पश्चात ट्रंप, रेक्स टिलरसन जो वहां के विदेश मंत्री अपॉइंट हुए और जो दुनिया की बहुत सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी एसोमोबिल के सीईओ हैं और रूस के बहुत क्लोज मित्र और पुतिन के मित्र, प्लस पुतिन 1970 के रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर और चीन वाली कहानी को दोहरा सकते हैं, बस उल्टा हो जाएगा। तब रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने सोवियत संघ को पटकनी देके चीन से मित्रता की थी। आज ट्रंप और टिलरसन चीन को पटकनी देके रूस से मित्रता करेंगे। अरे तो भारत के लिए तो अच्छी खबर है ना, हमारा सबसे बड़ा शत्रु देश चीन पूरी तरह से उसकी सांसें फूल रही हैं, सिर्फ एक फोन कॉल जो ट्रंप साहब ने ताइवान को किया था, ऐसा ऑथर का कहना है। सेकंड पॉइंट, US destroyed the emerging Sino-Soviet axis in the 1970s by befriending China, dumping Taiwan, moving away from South Vietnam. That finally destroyed Soviet Union's Cold War ambitions as China moved away. At that time, it was very bad for India. देखिए, अमेरिका ने 1970 में चीन सोवियत उभरती मित्रता को तोड़ दिया था, चीन से मित्रता करके। उसके लिए अमेरिका ने ताइवान को छोड़ दिया, दक्षिण वियतनाम से हट गया, तभी से वन चाइना पॉलिसी आई, जिसको लेके चाइना की आज सांसें फूल रही हैं। इसी से सोवियत संघ की शीत युद्ध महत्वाकांक्षाएं टूट गई, क्योंकि चीन तब सोवियत संघ से दूर चला गया, अमेरिका के करीब चला गया। भारत के लिए बहुत मुश्किल समय हो गया था। उसी वक्त इंदिरा गांधी जी की डायनामिक लीडरशिप भारत को मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे ही उन्हें आयरन लेडी तो नहीं कहा था इंदिरा जी को। अब चीन का दोगलापन देखिए। ऑन वन हैंड चाइना सेज अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू मी. It says that Pakistan should not be troubled by India. On the other hand, the moment American president-elect makes one phone call to Taiwanese president, China raises heckles everywhere. तो इस तरह से आप दोनों पक्ष देखेंगे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव दिखेगा. Kissinger broke the mold in Washington back then. Trump may do it now. Anti-establishment. Today, Russian economy is broken. Human capital is collapsing. But Russia being so huge, its military and commodity reserves are immense. And China is the biggest buyer. That is why Russia and China are becoming very close friends. And we saw the sample during the BRICS meet in Goa 2016, when the common declaration on terrorism could not be passed, and even Russia did not support India for that. वो सारी बातें समझाता हुआ ये चौथा बिंदु था. Fifth, if the US can befriend Russia, China loses access to resources and vast intelligence over past 70 years. तो यदि अमेरिका ने वाकई रूस से मित्रता कर ली, चित्र में आप टिलरसन और पुतिन साहब को देख रहे हैं. टिलरसन जब वहां के विदेश मंत्री बनेंगे, तो चीन इन सभी संसाधनों और इतनी खुफिया जानकारी 70 वर्षों की जो रूस उसको एक प्लेट में दे देता, उससे हाथ धो बैठेगा. भारत के लिए इससे अच्छी कोई खबर ही नहीं हो सकती.
ट्रंप में डू टू चाइना ऑफ शी जिनपिंग व्हाट निक्सन डिड टू सोवियत यूनियन ऑफ 1970, समझ गए? ईस्टर्न यूरोप फ्लैश पॉइंट, पोलैंड एंड बाल्टिक स्टेट, दे एडेड टू NATO, they brought nothing but strains, रूसोफोबिया फ्लैश पॉइंट्स, सीरिया अप्रोच विल ऑल्सो चेंज, असद इज नॉट नाइस, बट ट्रंप का कहना है कि दूसरे विकल्प ही क्या हैं, तो अमेरिका विद्रोहियों का साथ छोड़ सकता है और टिलरसन अपने एनर्जी के मित्रों को दुनिया भर में लीवरेज करेंगे। सो ट्रंप प्लस टिलरसन इज द बेस्ट न्यूज फॉर इंडिया जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स। हालांकि डाइवर्जेंट व्यूज है, ट्रंप एंटी टीपीपी हैं, टिलरसन प्रो टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उस पर और कभी बात करेंगे। तो ये थे हमारे आज के 5 एडिटोरियल्स और ये हैं इन पे जुड़े 5 परीक्षा के प्रश्न। अब आपके पास ये सारे उत्तर रेडी हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी या सामान्य परीक्षा के लिए बोधी न्यूज एनालिसिस आपके लिए एक खजाने का काम कर रही है। आप में से जिन लोगों को क्विजेस सॉल्व करने में बड़ा आनंद आता है, इस लिंक पर आ जाइए और कई क्विजेस आपके लिए फ्री में अवेलेबल हैं जनरल नॉलेज की, अलग अलग विषयों पर कैटेगराइज, उन्हें सॉल्व कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। बोधी बूस्टर ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज IAS एकेडमी। ये कुछ और बड़े अच्छे एडिटोरियल्स हैं जिन्हें हम समय समय पर कवर करेंगे। इन सभी न्यूज आइटम्स को हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड अवश्य कीजिए, news.bodhibooster.com पर। तो आज के लिए संदीप मानूधने को इजाजत दीजिए। बोधी न्यूज, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग, इट्स अ प्लेजर फॉर मी एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग इट एज मच एज आई एम। आज के लिए अब मुझे आप अनुमति दीजिए, बहुत जल्दी आपसे फिर भेंट होगी, अर्थात सोमवार को। नमस्ते, जय हिंद।